नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 का। तो ये जो बुक है वो है भारत लोक अर्थव्यवस्था। तो उसका चैप्टर नंबर 6 जो आप लोग के सामने दिख रहा है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या है? नियोजन से आप क्या समझते हैं? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन को स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नियोजन के बारे में। आखिर नियोजन क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट बनाई जाती है वो इंट्रोडक्शन का होता है, यानी परिचय का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नियोजन का अर्थ क्या है। तो किसी कार्य की उद्देश्य अथवा रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। मान लिया जाए आप कोई कार्य को संपन्न करना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्री प्लान करते हैं कि किस प्रकार मेरा कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो। तो उसकी जो रूपरेखा आप जो पहले बनाते हैं वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुआ। उसके बाद क्योंकि देश बहुत पिछड़ा हुआ था, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या सोशली, तो उसको पिछड़े देश से विकसित देश बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। वो जो योजना थी वो किस प्रकार की थी? केंद्रीकृत थी। अब क्या होने लगा कि जो केंद्रीकृत योजनाएं था वो सही से सफल नहीं हो पाया। तो अब समय के साथ क्या देखने को मिला कि जो जहाँ पर केंद्रीकृत योजनाएं थी उसके जगह में अब विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाएं अपनाई जाने लगी। यहाँ पर दिया जा रहा है कि विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजना, ये आखिर क्या होता है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो किसी एक काम पर फोकस ना करके बहुत सारे योजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी। वो विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाएं हुआ करती थी। अब आगे दिया गया है कि केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग। जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर डेवलपमेंट कार्य करना है, विकास कार्य करना है, तो उससे संबंधित जो भी योजनाएं बनाए जाते थे वो योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी। अब क्या होने लगा कि 1 जनवरी 2015 में जो योजना आयोग थी उसका नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया। कि जो योजना आयोग काम करता था वही सेम नीति आयोग अब काम करने लगेगा। तो योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया। आगे दिया गया है कि नीति आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग में जो भी प्रमुख होते हैं उनमें 5 सदस्य होते हैं। तो शुरुआत में जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान उपाध्यक्ष यानी वर्तमान समय में जो नीति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कौन कौन हैं, तो इसके बारे में। तो सबसे जो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। उसके अलावा जो गृह मंत्री, आप लोग जानते हैं हमारे देश में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये सभी जो भी व्यक्ति हैं वो अभी नीति आयोग के सदस्य हैं। यही सब क्या करते हैं कि हमारे देश का विकास करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इसके अलावा इन जो 5 सदस्य होते हैं इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन जो 5 सदस्य इनको प्रमुख बनाया जाता है इस नीति आयोग के। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या है? नियोजन का अर्थ। तो हम लोग ऊपर में परिभाषा के तौर पर नियोजन का अर्थ समझे थे। अब इसमें पॉइंट वाइज समझेंगे कि आखिर नियोजन का अर्थ क्या है। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि सोच विचार करना।
जैसे कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं या संपन्न करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। सोच विचार करने के पश्चात जो दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है, वो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना है। तो रूपरेखा कहने का तात्पर्य कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें क्या क्या स्टेप लेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करना। तीसरा में दिया गया है कि उद्देश्य का क्रियान्वयन, कि कोई भी आप योजना बनाया जा रहे हैं, उस योजना का कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। अब उस उद्देश्य के आधार पर उसको लागू करेंगे, यानी क्रियान्वयन करेंगे। और चौथा पॉइंट बताया जा रहा है योजना दूरदर्शिता। आप जो प्लान बना रहे हैं वो दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में ये लाभकर साबित होगा कि नहीं होगा। तो इसके पहले आपको योजना में दूरदर्शिता होना ज़रूरी है। और जो पांचवा पॉइंट दिया गया है आगे की सोचना, यानी इन फ्यूचर में जो योजनाएं बनाए जा रहे हैं वर्तमान समय में, वो फ्यूचर में कारगर साबित होगा कि नहीं, उसके बारे में सोचना। ये 5 पॉइंट बताता है कि नियोजन का अर्थ क्या हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि नियोजन के अंतर्गत जो उपागमन होते हैं, अप्रोच होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो नियोजन के मुख्यतः दो उपागमन होते हैं, अप्रोच होते हैं। उसमें पहला है खंडीय नियोजन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि खंडीय नियोजन का अर्थ, यानी इसमें बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। जैसे कि हमारा जो देश है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उनमें मुख्य रूप से बहुत 4-5 सेक्टर पाए जाते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इस आधार पर अब योजनाएं बनाई जाती है तो वो खंडीय नियोजन कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर, कृषि। अब कृषि विकास करने के लिए अलग प्रकार की नियोजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि जो राजनीतिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अलग प्रकार की नियोजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि जो विनिर्माण है जिसमें इंडस्ट्री आता है, तो उद्योगों के विकास के लिए अलग नियोजन ज़रूरी पड़ेगा। तो इस प्रकार के अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। इसलिए अलग अलग जो सेक्टर वाइज इसको डिवाइड करके अब जो योजनाएं बनाई जाती है, तो ये ज़्यादा सफल हो सकता है। तो इस प्रकार सेक्टर वाइज डिवाइड करके नियोजन करना खंडी नियोजन कहलाता है। दूसरा दिया गया है प्रादेशिक नियोजन। इसमें बताया जा रहा है कि देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक असंतुलन पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ में इसमें डाइवर्सिटी भी पाया जाता है। दूसरा कि इम्बैलेंस भी पाया जाता है। इम्बैलेंस किस रूप में देख सकते हैं कि देश में कुछ क्षेत्र हो सकता है कि थोड़ा सा विकसित हो, डेवलपमेंट कार्य हुआ है, कुछ क्षेत्र ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो इम्बैलेंस पॉलिटिकली भी हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, कल्चरली हो सकता है। तो इन सारे में इम्बैलेंस पाया जाता है। तो इन इम्बैलेंस को दूर करने के लिए अगर एक बड़े क्षेत्र में एक ही योजना को बनाने वाला या फिर क्रियान्वयन करने वाला होगा, तो विकास काम सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए इतनी बड़ी क्षेत्र को अलग अलग प्रदेश में, रीजन में डिवाइड करके जब योजना बनाई जाती है या विकास कार्य किया जाता है, तो ज़्यादा सफल, कारगर साबित हो सकता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग प्रदेश में बांट करके नियोजन करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। जैसे आप लोग पॉलिटिकली देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर एक सरकार होती है जो देश के पूरे क्षेत्रों को देख रेख करता है, उसके विकास कार्य में सहायक होती है। दूसरा कि स्टेट लेवल भी
स्टेट लेवल में भी सरकारें होती है, जो राज्य के अंतर्गत वो विकास काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सरकारें होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास काम करती है। तो इस प्रकार इसमें भी देखना कि डिवाइड करके योजनाएं बनाई जाती है प्रत्येक क्षेत्र के लिए। तो प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर डिवाइड करके अगर योजनाएं बनाई जाती है तो ज़्यादा सफल हो सकता है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन बन रहा था उसमें हम लोग देखेंगे लक्ष्य नियोजन क्षेत्र या लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होती है इसके बारे में। तो इसमें बताया रहा है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रिया को विशेष ध्यान देना लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। जैसे कि हमारे देश में कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, कुछ क्षेत्र थोड़ी से आगे हैं। तो जो पिछड़े क्षेत्र है उसको दृष्टिगत यानी उसको प्राथमिकता देते हुए अगर नियोजन किया जाता है तो वो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। जैसे भारत में बहुत सारे से पहाड़ी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या जो जंगली क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए यानी उस क्षेत्र पर विकास कार्य को संपन्न करने के लिए ताकि पूरे देश एक जैसा इक्विलिब्रियम संतुलन रूप से विकसित बन सके। इस आधार पर अगर उस पिछड़े क्षेत्र के लिए अगर योजनाएं बनाई जाती है तो वो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। आगे दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होती है, कि कोई भी देश में के अंतर्गत जो भी संसाधन है उस देश के आर्थिक विकास करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि कोई भी क्षेत्र का अगर आर्थिक विकास करेंगे तो उसके जो भी संसाधन होगा उस पर डिपेंडेंट होना तो तय है। परंतु कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। जैसे कि हम लोग का जो झारखंड है यहाँ पर देखना कि बहुत सारे खनिज संसाधन है, ये बहुत सारे जो भी है अलग अलग प्रकार के संसाधन मौजूद है, फिर भी ये आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है कि और ऐसे भी स्टेट देखने को मिलता है कि जहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं है उचित मात्रा में, फिर भी वो थोड़ी सी आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं फिर भी पिछड़े हुए, तो वो झारखंड उसका अच्छा एग्जाम्पल है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। मान लिया जाए आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी तो यानी प्रौद्योगिकी तो ज़रूरी पड़ेगा। दूसरा कि आप उस प्रौद्योगिकी के लिए या संसाधनों को खर्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। देश के विभिन्न भागों में आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती है। आगे बताए थे कि अब जो हमारा देश है भारत देश, यहाँ पर देखना कि प्रत्येक क्षेत्र में जो आर्थिक विकास है वो अलग अलग हुई है, तो इस प्रकार इसमें विषमताएं देखने को मिलता है। इसलिए क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को कम करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन को लाया गया कि जो भी असमानताएं या विषमताएं देखने को मिलता है आर्थिक विकास से संबंधित या अन्य क्रियाओं से संबंधित, तो उसको कम करने के लिए या जो विषमताएं हैं उनको कम करने के लिए ही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन को लाया गया। आगे इसमें दिया गया है कि लक्ष्य क्षेत्र का क्या कार्यक्रम है इसके बारे में। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत क्या क्या लाया गया, तो पहला इसमें है कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरा है सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यानी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहरी सिंचाई से रिलेटेड या अन्य सारे कार्य को इसके अंतर्गत रखी जाती है। दूसरा कि सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें भी जो भी देश के अंतर्गत वर्ष में जो भी सूखा पड़ती है उन क्षेत्र को लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की प्रक्रिया के तहत विकसित किया जा सकता है। दूसरा कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
आप लोग जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका विकास किस प्रकार हो सकता है उससे रिलेटेड अगर नियोजन की जाती है तो वो भी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था जो SFDA इसका पूरा नाम है, सीमांत किसान विकास संस्था जिसको MFDA बोला जाता है, आदि लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। तो ये था हम लोग का जो पहला क्वेश्चन, नियोजन से आप क्या समझते हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन को स्पष्ट करें। यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।